नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं शिवम। कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले आपको कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके चलते हैं। अजय माकन कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। हमारे पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, अभी वेणुगोपाल जी ने बहुत विस्तार से बताया कि कैसे राहुल गांधी जी कल महंगाई पर हल्ला बोल कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय रैली यहां पे रामलीला मैदान से संबोधित करने वाले हैं और इस रैली के अंदर लाखों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर आएंगे और देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ में सोई हुई केंद्र सरकार को जगाने का काम करेंगे। जैसे अभी वेणुगोपाल जी ने बताया कि विपक्ष के तौर पे कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी पिछले 2 वर्ष से लगातार महंगाई के ऊपर संसद के अंदर, संसद से बाहर, सड़क के ऊपर, रामलीला मैदान में रैलियों के माध्यम से हर तरीके से महंगाई के खिलाफ में जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और किस प्रकार से 5 अगस्त को पूरी की पूरी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के साथ में, प्रियंका गांधी जी के साथ में महंगाई के ऊपर प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार भी हुए और जनता की आवाज भी उठाई और लड़ाई लड़ी। लेकिन आज सबसे ज्यादा जरूरी इस बात को समझने की है कि इसके लिए सीधे सीधे मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों जिम्मेदार है और कैसे जिम्मेदार है। आज हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है। मैं आप सब लोगों से, सभी पत्रकार बंधुओं से केवल एक बात कहता हूं, एक बात पूछना भी चाहता हूं कि अगर आप लोग पिछले मोदी सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल को देखें तो टैक्सेस के अंदर किसी चीज का टैक्स कम हुआ है क्या? इनकम टैक्स कम हुआ क्या? जीएसटी कम हुआ क्या? कोई टैक्स कम हुआ क्या? जनता के ऊपर कर्ज का बोझ कम हुआ है क्या? एक्साइज, पेट्रोल डीजल के ऊपर कम हुआ? नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जरूर कम हुई, एक टैक्स कम हुआ, वो भी समझने की जरूरत है। वो टैक्स जो कम हुआ वो कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स कम हुआ, जो कि इनके मित्र पूंजीपति घरानों को देना पड़ता है, वो टैक्स कम हुआ। वो टैक्स 30% से घट करके 15 से 22% तक के वो टैक्स कर दिया गया। 30% पहले था, 30% से घटा करके 15% से 22% कॉर्पोरेट टैक्स कर दिया गया। तो फायदा किसको हुआ? मोदी जी के मित्र पूंजीपतियों को फायदा हुआ। अब उस टैक्स की अगर भरपाई करनी है तो भरपाई कैसे होगी? भरपाई होगी जीएसटी, जो कि साधारण जनता का जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको बढ़ाएंगे तो भरपाई होगी। वो भरपाई कैसे होगी कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज, हमारे समय के ऊपर कुल कलेक्शन एक्साइज पेट्रोल और डीजल के ऊपर 1,57,000 करोड़ होती थी। इस वर्ष 6 लाख करोड़ से ऊपर 4 गुना से ज्यादा एक्साइज पेट्रोल और डीजल के ऊपर कलेक्शन बढ़ा दिया गया। हमारे समय के ऊपर पेट्रोल और डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर 1,47,000 करोड़ की सब्सिडी दी जाती थी। वो सब्सिडी 1,47,000 करोड़ से कम करके 10,000 करोड़ से भी कम कर दी गई। 14 गुना सब्सिडी कम कर दी गई। तो जब 14 गुना सब्सिडी कम कर देंगे, 4 गुना टैक्स एक्साइज केंद्र सरकार बढ़ा देगी, तो पेट्रोल और डीजल और मिट्टी के तेल और रसोई घरों की गैस की कीमत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जो अब सबको नजर आ रहा है। अगर जीएसटी खाद्य पदार्थ पे लगा करके भरपाई पूरी करेंगे, जो कॉर्पोरेट मित्र पूंजीपति घरानों के ऊपर जो टैक्स 30% लगाया जाता था, घट करके 15%, आधा कर दिया, 15 से 22% कर दिया। तो जो औद्योगिक घरानों के ऊपर मित्र पूंजीपतियों पे कॉर्पोरेट टैक्स जब आधा कर दिया, तो उसकी भरपाई जीएसटी खाद्य पदार्थों पे बढ़ा करके करेंगे तो क्या रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, वही नजर आ रहा है। आज आप खाद्य तेल को देख लें, अगर आज आप अनाज देख लें, अगर आज धान देख लें, सब्जियां देख लें, फल फ्रूट देख लें, पेट्रोल डीजल केरोसिन, आप रसोई घर की गैस देख लें, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें आसमान को छूती हुई महंगाई नजर नहीं आ रही। अजय माकन को आप सुन रहे थे। कांग्रेस इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी कर रही है। रामलीला मैदान में एक बड़ी
रैली होनी है राहुल गांधी की, जिसके बारे में बता रहे थे अजय माकन। लेकिन अब हम आते हैं देवभूमि के दंगल पर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना का जब वक्त था तो बहुत सारे लोग इस बीमारी से परेशान हुए, पीड़ित हुए, और अब एक बार फिर से इस राज्य में डेंगू अपने पैर पसार रहा है। लोग परेशान हैं और लोगों की अपनी अपनी शिकायतें भी हैं। हम इस कार्यक्रम में समझने की कोशिश करेंगे कि इसको लेकर क्या तैयारी है सरकार की और अभी तक क्या हुआ है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। एक और उत्तराखंड में कोरोना की वजह से एक एडवाइजरी सरकार को जारी करनी पड़ी। दूसरी तरफ डेंगू के डंक ने भी उत्तराखंड के लोगों की धड़कनें तेज कर दी है। अगर बात देहरादून की ही करें तो अब तक देहरादून और उसके आसपास के जिलों में डेंगू ने पैर पसारे हैं और रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने अपनी तैयारियां भी की हैं। कितनी पुख्ता तैयारियां हैं, क्या फॉगिंग की जा रही है इसको रोकथाम करने के लिए, और जागरूकता अभियान किस तरह से चलाया जा रहा है, ये हम समझेंगे इस कार्यक्रम में। और इस रिपोर्ट में भी हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं ये बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल अस्पतालों में डेंगू को लेकर अलग अलग वार्ड की व्यवस्था जो की गई है या दूसरी तरह की जो चीज़ें की गई हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए आप। बरसात के मौसम के बाद स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर आता है डेंगू। अगस्त सितंबर के महीने में इस बीमारी के केस आने शुरू होते हैं, जिसके खतरे को देखते हुए नगर निगम देहरादून की तरफ से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जबकि पूरे देहरादून में जगह जगह फॉगिंग भी की जा रही है ताकि डेंगू की रोकथाम की जा सके। देहरादून में अब तक इस माह की शुरुआत में ही डेंगू के 34 मरीजों को चिन्हित किया जा चुका है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक ये संख्या अब 43 तक पहुंच गई है, जो अब तक रिकवर हो चुके हैं। नगर निगम ने ऐसे क्षेत्रों को भी चिन्हित किया है जहां डेंगू के मरीज मिले हैं। नगर निगम ने ऐसे क्षेत्रों में विशेष तौर पर अभियान भी चलाया जा रहा है। नगर निगम लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि अपने आसपास पानी को जमा ना होने दे, जिससे डेंगू को पनपने से रोका जा सके। इसके लिए निगम की तरफ से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। जैसे अभी सितंबर माह चालू होते ही थोड़ा बारिश कम हुई है और डेंगू के केसेस आने शुरू हुए हैं, तो जुलाई माह से हम लोग लगातार फॉगिंग की कार्रवाई लगातार चलवा रहे हैं, मई जून से। और जुलाई माह से हम लोगों ने डेंगू के खिलाफ अभियान भी चालू किया था, जिसमें जहाँ पर भी लार्वा पाया जाता है तो उसको चालानी कार्रवाई करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए लोगों की किस प्रकार से डेंगू से बचा जा सकता है और किस प्रकार से लार्वा का रिडक्शन किया जा सकता है, इसके संबंध में काफ़ी व्यापक अभियान जो है जुलाई से ही हमने चला दिया था। वर्तमान में जैसे जैसे बारिश थोड़ी कम हो रही है और लार्वा को पनपने का मौका मिल रहा है, तो लार्वा का ये डेंगू के केसेस आने शुरू हो गए हैं। तो इसके तहत हम लोगों ने एक कल ये बैठक करी है और जो हमारे सफाई इंस्पेक्टर हैं उन सबको निर्देशित किया है कि जो हमारा अभियान था उसको और उसमें गति प्रदान करें, उसको और सिंसियरली और स्ट्रिक्टली उस काम को करें। रिपोर्टेड केसेस जो थे, जो एलाइजा पॉजिटिव केसेस हैं, वो लगभग पूरे देहरादून जिले के 34 केसेस थे जो रिपोर्ट हुए हैं। इसके अतिरिक्त कल हम लोगों की बैठक भी हुई थी नगर निगम में, जिसमें जिला मलेरिया अधिकारी भी उपस्थित थे और उनके द्वारा ये अवगत कराया गया था कि टोटल जो केसेस हैं हमारे, वो नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो है वो करीब 14 केसेस के आसपास है। तो जो वार्ड वाइज हम लोगों ने इंगित किया और चिन्हित किए, तो वार्ड वाइज जहाँ पे हमारे केसेस आ रहे हैं उन केसेस को केंद्र मानते हुए वहाँ के 100 मीटर की परिधि के अंदर जो है हम विशेष जो है अभियान चला रहे हैं, जहाँ पे फॉगिंग भी हो रही है, जहाँ पे लार्विसाइडल का छिड़काव भी हो रहा है और इसके अतिरिक्त जो है सोर्स रिडक्शन का काम मूल रूप से हम लोग वहाँ से शुरू करते हुए आसपास की अगर बस्ती वाला क्षेत्र है तो बस्तियों के अंदर जो है प्रत्येक घर में जाके हमारी टीमें जाके सोर्स रिडक्शन का कार्य पूर्ण कर रही है।
डेंगू के खतरे को देखते हुए अस्पतालों में भी डेंगू के मरीजों के लिए व्यवस्था कर दी गई है। उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे बड़ी रीढ़ माने जाने वाले राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में डेंगू के मरीजों के लिए 10 बेड के वार्ड की व्यवस्था की गई है, जबकि मरीजों की संख्या में इजाफे के साथ ही इस संख्या को भी बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए दून चिकित्सालय प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। डेंगू जो है वो एक खतरनाक बीमारी है, ये हम सभी जानते हैं, और लगभग इसका एक सीज़न होता है साल में। अगस्त सितंबर से लेकर के अक्टूबर के आखिर तक डेंगू के केसेस ज़्यादा मिलते हैं। तो पिछले साल डेंगू के काफ़ी केसेस आए थे, जिसके लिए दून अस्पताल ने भी तैयारियां की। इस साल हमने पहले से ही डेंगू से संबंधित तैयारियां रखी हुई हैं। एक अलग से वार्ड हमने डेंगू के लिए क्रिएट किया है। अभी शुरुआत में तो 10 ही बेड्स रखे गए हैं, लेकिन उसमें प्रावधान है कि आगे उन बेड्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है, 20-25 तक किए जा सकते हैं। भाजपा का मानना है कि सरकार डेंगू जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विभागों को आदेश जारी किए गए हैं, अलर्ट रहने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही आम जनता से भी अपील है कि लगातार बढ़ते डेंगू के मामले में सचेत रहें, एडवाइजरी का पालन करें। देखिए, सरकार डेंगू के जो प्रकरण सामने आए हैं उन्हें लेकर बहुत संवेदनशील है, और जो आवश्यक कार्रवाई और कदम हैं उनके बारे में उठाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कोरोना काल में और वर्तमान में भी जो कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, उससे एक महामारी पर हम नियंत्रण पा सके हैं। उसी क्रम में डेंगू को भी रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है, और निश्चित तौर पर ये जो प्रयास हैं वो अपने आप में सफल होंगे। बाकी जनता को भी इस बारे में जागरूकता का परिचय देना होगा। कोरोना के साथ अब प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामलों पर कांग्रेस ने भी सरकार को सचेत किया है। कांग्रेस का मानना है कि सरकार अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करे, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन कोरोना के साथ साथ डेंगू के मामलों में भी बढ़त देखने को मिल रही है, तो कहीं न कहीं आने वाले समय में प्रदेश फिर किसी और भयानक बीमारी की चपेट में न आ जाए, इसलिए सरकार को सचेत रहने की बेहद आवश्यकता है। देखिए, सरकार को समय से चेत जाना चाहिए। जैसे और तमाम बातों पर, वारदातों पर जो है सरकार बहुत देर में चेतती है। बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि डेंगू भी बहुत बुरी तरह से फैलने वाला है, और जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार उस पर लापरवाही बरते हुए है, ये कहीं ना कहीं आने वाले कल में बहुत ज़्यादा नुकसान आम आदमी को हो सकता है। मेरा ये कहना है कि सरकार के वो तमाम अधिकारी, उनको सरकार दिशा निर्देश दे और ये तत्काल प्रभाव से डेंगू और जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इन तमाम मामलों में थोड़ा सख्ती बरते और समय पर रहते हुए इनका इलाज भी करें और समय पर रहते हुए इनकी जांच भी करें। दरअसल बरसात के चलते डेंगू के मच्छरों का साया भी आम इंसान के बीच में मंडराने लगा है। एक तरफ प्रदेश में पहले से ही कोरोना की मार थी, तो वहीं अब इन घातक मच्छरों से भी बचना बेहद मुश्किल हो चुका है। डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम, नगर पालिका और आशा वर्करों द्वारा डेंगू को खत्म करने व इस अभियान से लोगों को जागरूक करने का काम सौंपा गया है। लेकिन आप भी सचेत हो जाएं। लगातार बढ़ते डेंगू के मामलों और मरीजों की स्थिति ज्यादा गंभीर ना हो, सरकार को पहले से ही इन स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त रखने की मुहिम और तेज करनी होगी। ऐसा ना हो कि कोरोना के बाद अब डेंगू इस प्रदेश की व्यवस्थाओं को भी खराब कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि डेंगू को लेकर सरकार क्या कर रही है, अभी क्या हालात हैं प्रदेश में और इसको लेकर क्या करने की ज़रूरत है। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल है, मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर अशंक एरन हैं, एमडी हैं पीडियाट्रिक्स के। हमारे साथ कमलकांत हैं, यूकेडी के वरिष्ठ नेता। दर्शन डोभाल आम आदमी पार्टी से। हमारे साथ कमलेश उनियाल भी जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता, और शीशपाल सिंह बिष्ट भी जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अशंक जी, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि जो अभी परिस्थिति है उत्तराखंड में, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर तीर्थाटन भी है और जहाँ पर पर्यटन भी है। बाहरी लोग भी आते हैं, विदेशी लोग भी आते हैं, और उत्तराखंड के अपने जो लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, उनके लिए एक चीज़ ये भी है कि वो अलग अलग
कुछ ऐसे इलाकों में भी रहते हैं जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं अगर आपको लेनी है तो थोड़ा आपको मशक्कत करनी पड़ती है। तो ऐसे में ये जो बीमारी है इसको लेकर किन बातों पर आप चाहेंगे कि लोग ध्यान दें और सरकार भी ध्यान दे? जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। खासकर हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हमारा प्रदेश में थोड़ा सा ये बात जरूर है कि अगर कोई भी बीमारी किसी भी मरीज के लिए सीरियस जाती है, उस समय बढ़ जाती है उस मरीज में, और अगर वो मरीज दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र में निवास करता है तो उसको स्वास्थ्य सेवाएं, प्रॉपर स्वास्थ्य सेवाएं उस तरह की लेने के लिए दूर तक आना पड़ता है। तो पहली बात तो ये है कि हमें जितने भी लोग हैं इस बीमारी को समझें। आम जनता को ये समझना है कि इस मौसम में जो फीवर के साथ वो अगर ग्रस्त है तो कोई भी फीवर जो है, जब ये मौसम पर्टिकुलरली चलता है, जिन महीनों में डेंगू फैलता है तो उसमें डेंगू की भी काफी संभावना है। और क्योंकि नॉर्मल वायरल जो होता है उसको फर्क करना डेंगू से ऑलमोस्ट नामुमकिन है शुरुआती 3-4 दिन में। अच्छा। तो शुरुआत के जो 3-4 दिन होते हैं उसमें ज्यादातर लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि नॉर्मल वायरल फीवर है तो ठीक हो जाएगा। तो जिन बातों से हम थोड़ा बहुत भी फर्क कर सकते हैं कि वो डेंगू है या नॉर्मल वायरल फीवर है, वो ये है कि अगर जोड़ों में ज्यादा दर्द हो रहा है या सर में या आंख के पीछे दर्द हो रहा है तो वो डेंगू भी हो सकता है। और अगर कोई किसी भी तरह का वायरल से कोई ग्रस्त है और अगर वो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड्स पिए, तरल पदार्थ ज्यादा ले, और तो उससे उसको फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर वो डेंगू से ग्रस्त है तो फिर वो तरल पदार्थ लेने से उसके ऊपर डेंगू अपना असर करे वो कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को भ्रांति ये रहती है कि डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी की वजह से ही किसी को भी प्रॉब्लम होती है। ये बिल्कुल एक गलत धारणा है। डेंगू में पहली बात तो अगर 100 लोगों को डेंगू होता है तो उनमें से सीरियस तो 4 या 5 लोग ही सीरियस होते हैं। लेकिन उन 4-5 में से भी जो ज्यादातर लोग, 4 लोग आप कहिए, 5 में से जो प्रॉब्लम होती है वो ब्लड प्रेशर कम होने के कारण होती है। अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो वो ब्लड प्रेशर कम होना तो है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं अगर हम अपने बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं, तरल पदार्थ हैं, इनको ज्यादा लें। अच्छा। जब ऐसे किसी मरीज को अस्पताल में एडमिट करते हैं तो उसको भी ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज लगाया जाता है। तो हम उसको खुद ही घर पे रहते अगर शुरुआती दिनों में मेंटेन करें तो अच्छा है। दूसरी बात, प्लेटलेट्स को हम कम देख के पैनिक ना करें, क्योंकि अच्छा। ज्यादातर होता यह है कि प्लेटलेट्स थोड़े से कम हुए और लोग एकदम परेशान होके तुरंत अपने आप को एडमिट कराते हैं। एडमिट कराने के बाद फिर एक होड़ सी मच जाती है कि अगर प्लेटलेट्स कम है तो पहले से इंतजाम करके प्लेटलेट्स को इन्फ्यूज कर दिया जाए, जो एक गलत चीज है। क्योंकि अगर प्लेटलेट्स आपके 50 हजार से ज्यादा है तो आपको प्लेटलेट्स इन्फ्यूज करने की जरूरत नहीं है। प्लेटलेट्स कोई ऐसी चीज नहीं है ब्लड की तरह कि आप एक बार उसे ले लेंगे तो फिर लंबे टाइम के लिए वो बढ़ जाएगा। प्लेटलेट्स तो आपकी बॉडी खुद बना रही है, और अगर वो प्लेटलेट्स बनने कम हो रहे हैं और आप उसको बाहर से अपने आप में इन्फ्यूज करते हैं तो वो प्लेटलेट्स कुछ ही समय, 1 दिन से भी कम के लिए आपके ब्लड में रहेंगे, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो आपकी बॉडी को खुद ही बनाना पड़ेगा। तो वो इन्फ्यूज करना या प्लेटलेट्स का इन्फ्यूजन लेना उस समय ठीक है कि बहुत ही कम हो जाए, 20,000 से भी कम, 10,000 से भी कम, बिल्कुल ही ऐसी स्थिति आ जाए कि बिना उसके जान को खतरा हो सकता है। ये जो ट्रेंड है कि लोग अपने आप को 50-60 हजार या 70 हजार प्लेटलेट्स में एकदम एडमिट करके और प्लेटलेट्स का इंतजाम करते हैं, उससे क्या होता है कि ऑलरेडी जो ब्लड बैंक्स की कमी है और उसमें जो प्लेटलेट्स अवेलेबल है वो और भी कम हो जाते हैं, और जिन मरीजों को सही में उसकी जरूरत है उनको मिलने में दिक्कत आती है। बाकी तो जो बातें हैं कि मच्छरों से कैसे बचाव करें, इतने सालों से हम सबको पता ही है, सब लोगों को, कि साफ पानी, ठहरा हुआ पानी जो होता है उसी में इसका मच्छर पनपता है। हमें अपने आसपास और अपने घर के इलाकों में इस चीज को अवॉइड करना, ये तो सभी को पता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बहुत एहतियातन, और दर्शकों से भी मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जो बातें डॉक्टर अशंक ने बताई उन पर विशेष गौर किया जाए। अब बीजेपी से हमारे साथ कमलेश उलियाल जी भी जुड़ गए। स्वागत है कमलेश जी। कमलेश जी, ये बहुत ज़रूरी है कि देवभूमि का स्वास्थ्य अच्छा रहे, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि सरकार का स्वास्थ्य अच्छा रहे, और सरकार उस नियत से, नेक नियति से सरकार ये कोशिश करे कि जो लोग देवभूमि में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं हों। हमने लगातार, चाहे वो कोरोना की बीमारी हो या फिर जो जानवरों में बीमारी फैली, हमने उसको बड़ा प्रमुखता से उठाया अपने चैनल पे। अब चूंकि डेंगू की खबरें लगातार आ रही थी तो हमने अपनी जिम्मेदारी समझी कि हम इस पर बात करें, और आपके सरकार से जो तमाम लोग हैं
उनसे भी हमने बात की है और उन्होंने कहा कि भाई व्यवस्थाएं हो रही हैं। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो दूरस्थ इलाके हैं उत्तराखंड के, जैसे खरसाली के आसपास के जो इलाके, उत्तरकाशी में चले जाइए, या हर्षिल के आसपास के इलाके, या चमोली के आसपास के इलाके, जो जहां से मुझे लगता है कि थोड़ी सी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमेशा शिकायत आती रहती है, उन इलाकों में क्या इस बीमारी से निपटने के लिए व्यवस्थाएं की जाने की जरूरत है? जो आपने किया है वो अच्छा है और आप भी भ्रमण करते रहते होंगे, क्या आपको लगता है कि और वहां होना चाहिए? क्योंकि वहां से भी शिकायतें तो आती ही रहती हैं सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी। देखिए जी, मैं ये कहूँगा कि जो स्वास्थ्य, जैसे आपने बताया, स्वास्थ्य में हमारी सरकार ने, चाहे महामारी हो या कोई भी ऐसी अभी कोविड काल के अंतर्गत आपने देखा, तो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं और हाई अलर्ट पे कहीं ना कहीं स्थितियां रहती हैं ताकि ये चीज एक्टिवेट रहे। अभी जो डेंगू की जो चक्र है, ये 4 या 3 साल में घूम करके आता है और उसके बाद ये विकराल रूप अपना हर 4 साल या 3 साल के बाद कहीं देखने को आता था। लेकिन कई समय से ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं इसमें कमी आई और आज इस स्थिति को देखते हुए, क्योंकि एक डेंगू की जो बीमारी है या डेंगू के जो कारण है उसके अंदर, जैसे डॉक्टर साहब ने सुन रहा था, थोड़ा मैं विलंब से जुड़ा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन मैं उनकी बात को कह रहे थे कि ये जो प्रक्रिया है अपना, कई चीजें ऐसी होती हैं कि इसके अंदर जैसे प्लेटलेट्स वगैरह या अन्य चीजों की पैनिक की आवश्यकता इसमें नहीं है और ना होना भी चाहिए। और सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। जहां तक आपने देखा होगा कि जो लार्वा से डेंगू बनने की प्रक्रिया है वो 10 दिन का एक समय चक्र होता है, उसके बाद वो मच्छर तैयार होता है। और ज्यादातर अगर इसके बारे में अध्ययन किया गया है तो ये साफ पानी में होता है और इसके लिए कहीं ना कहीं कहते हैं कि मैंने सरकार तो अपना प्रयास कर ही रही है, लेकिन जब तक नियम बनाती है, कानून बनाती है या किसी तरह का अर्थदंड भी लगाती है कहीं ना कहीं, ताकि आम जनमानस को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक आम जनमानस की भी की भूमिका अगर जब तक उस मिशन में ना हो तो वो मिशन इतना कामयाब नहीं होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें कॉन्शियस रहने की जरूरत भी है। जैसे हमारे घर के आसपास खुले में जो मतलब अंदर साफ पानी अगर कहीं रुक रहा है, जैसे अपना कूलर हो गया। कमलेश जी, ये तो डॉक्टर साहब ने बताया है, ये तो डॉक्टर साहब ने बताया है कि भाई आप ये एहतियात बरतें हैं, ये तो ठीक है। से जुड़ा, लेकिन मुझे नहीं पता था डॉक्टर, तो मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। अब सरकार की जो योजना है, तो हमने जैसे अगर 13 के अंदर 141 के करीब वार्ड हमने ऑलरेडी डेंगू के लिए अपना सुरक्षित रखे हुए, ताकि जो डेंगू से संबंधित मरीज आए, और ऐसी प्रत्येक जिले के अंदर व्यवस्था है। उसके अलावा NHM ने भी निर्देश कर दिया, प्रत्येक DM को एक निर्देश किया गया है। उस निर्देश के अंतर्गत ये देखा गया है कि प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेगा और इसकी जब मॉनिटरिंग होगी तो हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। जब इसकी मॉनिटरिंग करेगा नोडल अधिकारी, और जब नोडल अधिकारी के माध्यम से हमने इसका जैसे अपना जो पहली पहचान के लिए हमने इसका रेमेंडली एक फीवर टेस्ट जो होता है, जो आपने देखा होगा कि कोरोना के उसमें भी किया गया, तो उनको फाइंड आउट भी किया जाएगा। जैसे मॉल हो गए, शॉपिंग हो गए, तो ऐसी जगह कुछ लोग तो एहतियात के तौर पे उन लोगों को फाइंड आउट करके उनको उस व्यवस्था के तहत कहीं ना कहीं जोड़ता जाएगा। और सरकार की जो भी निर्देश है संबंधित स्वास्थ्य अस्पतालों या जो सरकारी अस्पताल है और तो हॉस्पिटल हैं, तो उनके अंदर ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई रिजर्व। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है जब मैं आपको सुन रहा हूं कमलेश जी। ऐसा लग रहा है कि वाकई में किया गया है। लेकिन अब इस बात की मैं, जो 2 और नेता हैं आपके उत्तराखंड की अलग अलग पार्टियों के, मैं उनसे भी पूछ लूं जरा। शिशपाल जी, बहुत अच्छी बातें की अभी कमलेश जी ने। अब मैं ये चाहूंगा कि चूंकि आपने भी डेंगू के मुद्दे पर अब बात की है और कहा है कि भाई इसको लेके सरकार सतर्कता बरते, तो जो बातें कह रहे हैं कमलेश जी, और वो यकीनन सरकार की तरफ से ही हैं, तो क्या आप उससे इत्तेफाक रख रहे हैं? क्या वाकई में मेरा सवाल देहरादून में तो है ही, राजधानी में तो है ही, लेकिन मेरा सवाल ये
उत्तराखंड के आखिरी छोर पर बसे गांव के लिए भी है। मेरा सवाल कुमाऊं और गढ़वाल के जो आखिरी दूरस्थ इलाके हैं उनके वहां रहने वाले लोगों के लिए भी है। जो बातें कही है कमलेश उनियाल जी ने बड़ी अच्छी लगी मुझे सुनने में, और दर्शक भी अगर सुन रहे होंगे बड़ा उनको अच्छा लग रहा होगा कि सरकार कर रही है। अब मुझे आप बताइए विपक्ष के तौर पे आप क्या इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं जो बातें कमलेश जी कह रहे हैं? देखिए शिवम जी, सबसे पहले मैं जो यहाँ पर जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं यहाँ पर उनका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत विस्तार से जो है जागरूकता की बात की और इस मामले में समझाया। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी, क्योंकि वो केवल इसके टेक्निकल पक्ष की बात ही कर सकते थे और पैनिक ना बढ़े जनता में, ये बात उन्होंने कही। तो उस बात से ठीक है, सहमत है कि सबको जागरूक रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए और जो है सावधानियां बरतनी चाहिए, वो बात ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात की मैं उससे बिल्कुल सहमत इसलिए नहीं हूं शिवम जी कि मैं पहले राजधानी से शुरू करूंगा। क्योंकि राजधानी के अंदर आप देखिए आज जो है 3 तारीख है और यहाँ 43 केस आज की डेट में 43 केस हैं डेंगू के। आप बताइए तो किस तरीके से, इसका मतलब ये सरकारी लापरवाही, सरकारी स्तर पर जो कहा जा रहा है कि मई से हम फॉगिंग कर रहे हैं और तमाम काम कर रहे हैं, तो वो कहीं धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा, आप अगर देखेंगे कि देहरादून के अंदर स्मार्ट सिटी के काम लगातार 3 साल से जो पेंडिंग है, उसके कारण जो जगह जगह गड्ढे हैं, ऐसी कोई सड़क देहरादून की नहीं है। पहले हम इस मुद्दे पे डिबेट कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर यहाँ पे दोहराऊंगा क्योंकि आज इससे रिलेटेड है। ऐसी कोई सड़क इस देहरादून शहर की नहीं है राजधानी की जो खुद ही ना पड़ी हो, जहाँ गड्ढे न हो, जहाँ जल भराव ना हुआ हो, मतलब जल निकासी की। मुझे लगता है कि सड़कों के गड्ढों के पानी में डेंगू के मच्छर नहीं पनपते, मुझे जहां तक जानकारी है, वो डॉक्टर साहब ज्यादा करेक्ट करेंगे। देखिए शिवम जी आप समझिए, मेरा गड्ढों से मतलब है फिर जो नालियां हैं सारी की सारी सफाई नहीं, जो हुई पड़ी सारी जगह जल भराव की समस्या पूरे शहर में है। अगर इस 1 घंटे की बारिश भी हो जाए तो वहां से आदमी तो पैदल छोड़िए, गाड़ियों का निकलना दुभर हो जाता है यहाँ पर। तो वो बड़ी समस्या यहाँ है, मतलब सरकार की ओर से जो लापरवाहियां यहाँ पर बरती गई स्मार्ट सिटी के कामों के कारण, इसलिए ये स्थिति भयावह होगी। और इनको इसलिए भी सावधान होने की जरूरत है शिवम जी कि यहाँ 3 साल पहले इस शहर के अंदर, ये 4 साल पहले डेंगू एक महामारी के रूप में यहाँ पर लोगों की जान ले चुका है। इतना खतरनाक था डेंगू का प्रकोप देहरादून शहर में, राजधानी में। कमलकांत जी, हाँ नहीं मैं एक ब्रेक के लिए मुझसे कहा जा रहा है, लेकिन मैं सुनिए ब्रेक के लिए मुझसे कहा जा रहा है, तो मैं उससे पहले कमलकांत जी की भी टिप्पणी लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगा, फिर नेक्स्ट सेगमेंट में हम फिर बात करेंगे इस पे। कमलकांत जी, हाँ कमलकांत जी, ये जो बात शीशपाल जी कह रहे हैं, आप चूंकि उत्तराखंड के आंदोलन से निकली हुई पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि स्वास्थ्य के मामलों में अभी तो चलो खैर डेंगू का मुद्दा है एक, ये इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने अभी तक जो भी किया है उससे क्या वाकई में फायदा लोगों को अभी तक हुआ है और कंट्रोल हो रहा है? क्योंकि शीशपाल जी कह रहे हैं कि भाई 43 केस तो आ गए सिर्फ राजधानी में, बाकी की तो छोड़ ही दीजिए आप। देखिए सरकार तो अब बार बार अपने वादे करती है, लेकिन सरकार बोलती है कि हमने बेडों की व्यवस्था कर दी। देखिए बेडों की व्यवस्था करने से पहले सरकार को सबसे पहले अवेयरनेस कार्यक्रम शुरू कर देना चाहिए था। अगर सरकार अवेयरनेस कार्यक्रम 1 महीने पहले शुरू कर देती और ये बता देती कि किस कारणों से होता है। दूसरा, सरकार की वो तो बिल्कुल बात सच है कि स्मार्ट सिटी के तमाम कार्य, गड्ढों की बात साफ आप कह रहे हो कि वहां पर नहीं होता, लेकिन जो काम होते हैं किनारे किनारे जो होते हैं, सामान पड़ा रहता है, उनमें पानी, साफ पानी होता है और उनमें से भी पैदा और क्या कहते हैं डेंगू होता है। दूसरा, उत्तराखंड ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें कभी भी बीमारी, महामारी इन 35-40 सालों में अगर रिकॉर्ड आप देखेंगे कोई बीमारी नहीं फैली। लेकिन एक चीज ये भी, जब एक बार दिल्ली में फैली थी तो उत्तराखंड में कोई डेंगू का प्रकोप नहीं था। लेकिन आप देखेंगे 4-5 साल से उत्तराखंड में डेंगू पसार रहा है। पहले अगर आप देखेंगे 30-35 साल, मतलब 5-6 साल पहले कोई डेंगू का प्रकोप नहीं होता था, लेकिन 4-5 साल से आप देखेंगे तो उत्तराखंड में डेंगू पसारा है। और डेंगू पसारा क्यों है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बीमारियां फैल रही है। इनको लिए भी सरकार को सोचना पड़ेगा, एक विश्लेषण करना पड़ेगा क्यों फैल रही है। मैं सबसे पहले कहता हूँ कि आप सरकार बोलती है हमने ये बैड कर दिया, वो कर दिया, लेकिन सबसे पहले सरकार को सोचना पड़ेगा कारण क्या है, रीजन क्या है। ठीक है, एक कॉज होता है कि साफ पानी में होता है, पहले नहीं होता था क्या? पहले आदमी क्या इतना अवेयर नहीं था, मतलब अवेयर था, अवेयर नहीं है।
ये सब कुछ सोचना पड़ेगा। दूसरा, सरकार की जो व्यवस्था, बिल्कुल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। मैं आता हूं कमलकांत जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा और ब्रेक से जब हम आएंगे तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पहले जो चीजें नहीं हो रही थी अब देवभूमि में ऐसा क्यों हो रहा है कि हर बीमारी बहुत तेजी से फैलती है और इससे आम जन बड़ा प्रभावित होता है, परेशान होता है, कई लोगों की मौत भी हो जाती है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। पूर्व आईएएस नीता चौधरी के अनुभव में जो मैंने 50,000 लोगों को उस साल लोन दिलवाया, 50,000। बेधड़क अंदाज और सरकारों की खोली पोल। शशिकांत भटनागर ने कहा चुप रहो, पूरी यूपी की उसने नाक बचा दी। चुटीले सवालों पर नीता के असरदार जवाब। मुलायम सिंह यादव जी ने, उन्होंने कहा था जितने पैसे चाहिए ले लेना, गांव वालों ने सारा काम खुद ही कर दिया, कौन से पैसे चाहिए। शनिवार रात 9 बजे देखे पूरा इंटरव्यू सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए मिशन 2024 कितने कारगर चौधरी, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और जेलेंस्की की चिवटता इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। बात हो रही है उत्तराखंड में फैलते डेंगू को लेकर कि कैसे डेंगू से बचा जाए और सरकार की तैयारियां कितनी पुख्ता हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। बीजेपी के जो हमारे साथी हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा। शिशपाल जी हमारे साथ हैं। शिशपाल जी, ये जो दो आपने लोगों को सुना, यूकेडी और कांग्रेस को, इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो कहिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी जुड़ गए हैं, फिर मैं उनकी टिप्पणी लूंगा। दर्शन जी की। शिवम जी, मैं कांग्रेस से हूँ जी। नहीं, हाँ, नहीं, आप हैं कांग्रेस से, मैं वही कह रहा हूं। मेरा सवाल कमलेश जी से है। कमलेश जी, ये जो दो आपने लोगों को सुना, कांग्रेस और यूकेडी ने जो कहा कि ठीक है कि आपकी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन सच्चाई उन्होंने बताई है, इस पे अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो करिए, फिर मैं आम आदमी पार्टी के अपने सहयोगी से बात करूंगा। जी जी, कमलेश जी। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक अभी हमारे मित्र बीच में कह रहे थे कि भाई अवेयरनेस वाली जो बात है, तो उसको आप ये देखोगे, अवेयरनेस के लिए तो हमारी सरकार निरंतर कार्य कर ही रही है। और जो ये अपना 16 मई जो इसका एक 16 मई से लेकर के 15 जून तक लगातार अवेयरनेस के तहत ही हम लोगों ने इसकी रोकथाम के लिए एक पूरे महीने एक मिशन के रूप में काम किया है, ताकि जितनी भी उत्तराखंड की जनता है इसमें वो किस तरह से स्वच्छता का इसमें बहुत बड़ा एक रोल है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि आम जनमानस की जुड़ाव या भावनाएं जब तक इससे जुड़ेंगी नहीं, जब तक इसका आम जनमानस इसके अंदर जुड़ेगा नहीं इस मिशन के अंदर,
तब तक ये आम जनमानस तो जुड़ा ही भाई, अगर कोई आदमी मर रहा है तो वो तो जुड़ा ही है। आम जनमानस क्या मना कर रहा है कि वो नहीं जुड़ेगा? कैसी बातें कर रहे हैं, वो तो जुड़ा ही हुआ है। उसको जोड़ा कैसे जाएगा? वही तो योजना है, वही तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई आम जन को जागरूक करना तो सरकार का काम है। अगर सब काम आम जन ही कर लेगा तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार की मैंने आपको व्यवस्था बताई ना, हमने कहा कि प्रत्येक जिले के अंदर हमने नोडल अधिकारी तय किए गए हैं। अच्छा। देहरादून की आगे कांग्रेस हमारे बहुत भाई प्रवक्ता बोल रहे थे 141 बेड रिजर्व है, आइसोलेट बेड हमने रिजर्व किए हैं। उसके अलावा प्रत्येक जनपद के हिसाब जिसकी जितनी क्षमता है उस अस्पताल के अंदर हमने किया। दर्शन डोपाल जी, आपको मैं देर से ले पा रहा हूं, खैर, लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं कि ये तो स्पष्ट है कि बहुत गुंजाइश है उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करना, और तब तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी सरकार की बढ़ जाती है जब लगातार कोई ना कोई बीमारी प्रदेश पे अटैक करती रहे। आप एक नया दल हैं, आपने एक मॉडल भी दिया था, मुझे याद है चुनाव के दौरान, कि भाई दिल्ली की तर्ज पे आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे, लेकिन उस मॉडल को शायद जनता ने उस तरह से स्वीकार नहीं किया और बीजेपी पे अपना भरोसा जताया। अब चूंकि कोरोना के बाद फिर ये अब डेंगू और इस तरह की और बीमारियां भी फैल रही हैं, तो इसको लेके जो सरकार का मॉडल है, इसमें एक तो मैं समस्या तो है ही, आप इसमें क्या सुझाव या समाधान देना चाहते हैं? क्योंकि आपके जो पार्टी के बड़े लीडर हैं वो पूरे देश में ये बता रहे हैं कि भाई हम मोहल्ला क्लिनिक और इसकी तर्ज पे पूरे देश में व्यवस्थाएं लाएंगे, ये फलाना डिमाका तमाम तरह की बातें हैं। आप बताइए कि उत्तराखंड के लिए अभी जो सरकार कर रही है, जो बता रहे हैं कमलेश जी, उससे आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, डेंगू का आज मुद्दा है, लेकिन ये जो मुद्दा है वो सीधा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और जैसे आपने कहा कि हम जब इस बार चुनाव में आए थे, उत्तराखंड में पहली बार हमने विधानसभा चुनाव लड़ा, तो वास्तव में हमारा मुद्दा यही था, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर था, जिसकी हमारी पूरी दुनिया में पहचान है और पूरी दुनिया में चर्चा होती है। जब स्वास्थ्य की बात आती है और शिक्षा की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल जी का नाम जहन में आता है सभी के, चाहे पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में। मैं ये कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा मुझे समय दीजिए। मैं माफी चाहता हूँ, मैं बीच में शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, तो थोड़ा मुझे समय दीजिए, क्योंकि मुझसे बड़ा साक्षी देहरादून की जो दयनीय स्थिति अस्पतालों की है और स्वास्थ्य विभाग की है, उससे जितनी जानकारी मुझे, क्योंकि मैंने उसको झेला है, देखा है, और मैं शायद एक पहला ऐसा आदमी हूं कि जब ब्लड बैंक खाली होता है तो मुझे फोन आता है, क्योंकि मैं बार बार वहां पर डोनेशन कैंप लगाता हूँ, दून अस्पताल के अंदर भी और अन्य जगहों पर भी। और जब भी, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो डोनेट करते हैं लगातार, उनको फोन आते हैं जब ब्लड बैंक में कभी कमी आती है खून की, तो उन्हें फोन किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि जब मैं वहाँ जब वहाँ कैंप लगाता हूँ, डोनेशन कैंप लगाता हूँ, ब्लड डोनेशन कैंप, तो वहां पर जब मैंने व्यवस्था देखी, जो कवर है ना उसके, जो जहाँ पे चेयर पे हमें लिटाया जाता है जब हम खून चढ़ाते हैं, उसमें इतनी बदबू आती है। आप अभी भी अपना कैमरा में को भेज दीजिए, अपने रिपोर्टर को भेज दीजिए सर, आज भी वो आपको चीजें वहां दिखाई देगी। और उसके बाद जब मैं दूसरी बार गया तो मैंने बोला, सर आपको मैंने पिछली बार कहा था, मुझे लगता है उस समय शायद रमोला जी वहाँ पर सीएम थे या डिबरी जी। बिल्कुल 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 दर्शन जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जो आप जगह बता रहे हैं वहां मैं अपना रिपोर्टर भेजूंगा। और ये जो आप देख रहे थे उत्तराखंड में स्थितियां हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि खेरागढ़ छत्तीसगढ़ में एक जगह है, वहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में हैं। क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं।
से बोलो छत्तीसगढ़ महातारी की। काका पर एक बार जोरदार ताली होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। अब मैं निवेदन करूं हमारे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हुआ है काबर के नवा जिला के जो आगाज हो चुके हैं। श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा जी माननीय विधायक खैरागढ़ के संगे संग माननीय विधायक डोंगरगढ़ श्री भुवनेश्वर शोभाराम बघेल जी से मैं निवेदन करूं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करो खुमड़ी पहना के। हमारे छत्तीसगढ़ के ये पहचान है, आने बाने शाने, जोरदार ताली हो जाए। एक पश्चात हमारे जो एक बार जम्मू अतिथि मन से निवेदन, हमारे जम्मू दर्शक मन से जोरदार ताली बजा के स्वागत करो नवा जिला के नवा सौगात। एक बाद मैं निवेदन करूं एक भव्य स्वागत पर भव्य जय घोष होना चाहिए। छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हा जिन वादा करे रही से कि नवा जिला बन ही और आज उमन अपन वादा ला पूरा करिन। खैरागढ़ छुईगदान गंडई जिला के आज आगाज हो गए 31वां जिला के रूप में। एक बाद मैं निवेदन करूं प्रशासनिक प्रतिवेदन पर कलेक्टर महोदय डॉक्टर जगदीश सोनकर जी से एक बार जोरदार ताली हो जाए। हेलो हेलो। आज नवगठित जिला खैरागढ़ छुईकदान गंडई के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन, अध्यक्षता माननीय श्री अमरजीत भगत जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री रविंद्र चौबे जी माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री मोहम्मद अकबर जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री इंद्र शाह मंडावी जी विधायक, माननीय श्री भुवनेश्वर शोभाराम बघेल जी विधायक डोंगरगढ़, माननीय श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा जी विधायक खैरागढ़, माननीय श्री गिरीश देवांगन जी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, माननीय श्री नवाज खान जी प्रशासक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक तथा मंच पर उपस्थित श्री विवेक वासनिक जी अध्यक्ष श्रीमती रानी सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा न्यास छत्तीसगढ़ शासन एवं उपस्थित मंच पर समस्त जनप्रतिनिधिगण एवं सभी गणमान्य नागरिक प्रेस साथियों के साथ इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रशासकीय प्रतिवेदन में मैं यह बताना चाहूँगा कि नवगठित जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई की सीमाएं उत्तर में कबीरधाम जिला, दक्षिण में राजनांदगांव जिला, पूर्व में बेमेतरा जिला एवं पश्चिम में मध्य प्रदेश बालाघाट से सीमा इसकी लगी हुई है। कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 4,18,000 के आसपास है। कुल राजस्व क्षेत्रफल 1,55,197 हेक्टेयर। कुल उपखंड खैरागढ़ एवं छुईखदान गंडई, 4 तहसील गंडई, छुईखदान, खैरागढ़, सालेवाड़ा, 1 उप तहसील जालबांधा, 2 जनपद पंचायत खैरागढ़ एवं छुईखदान, 3 नगरीय निकाय खैरागढ़ नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत गंडई, नगर पंचायत छुईखदान। कुल राजस्व निरीक्षक मंडल 16, कुल पटवारी हल्का 107, कुल ग्राम पंचायत की संख्या 221, कुल ग्राम की संख्या 490 है। इस नवीन जिला में विधानसभा खैरागढ़ में खैरागढ़ विकास खंड के कुल 114 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें से 53 ग्राम पंचायत खैरागढ़ विधानसभा एवं 61 ग्राम पंचायत डोंगरगढ़ विधानसभा में हैं तथा छुईखदान विकास खंड में कुल 107 ग्राम पंचायत जो सभी खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कलेक्टर साहब। और इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा माननीय श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा जी विधायक खैरागढ़ आप आए, स्वागत भाषण के साथ हम आगाज करें। और धन्यवाद हम कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। बने ताली बजाओ ना। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की।
आप छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 2 ज़िले हैं जिनको बढ़ाया गया। 31वां ज़िला है खैरागढ़ और इस ज़िले को बढ़ाया गया। लंबे समय से मांग थी खैरागढ़ के लोगों की कि वहां पर एक ज़िला बनाया जाए और उसकी शुरुआत की है। अब बताया जा रहा है कि उसका वादा पूरा किया है मुख्यमंत्री ने, क्योंकि चुनावी मौसम भी छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द आने वाला है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर लोग इस दिशा में सोचें कि जो सरकार मौजूदा है उसने कुछ काम किया है। एक बार फिर से हम देवभूमि के दंगल में लौटते हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर अशंक के पास मैं जाना चाहूँगा। डॉक्टर अशंक, ये परिस्थिति तो आपने सुन लिया, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को आपने सुन लिया। एक जो मेरा प्रश्न आपसे पहले भी था और दोबारा से भी है, ये जो सड़कों के गड्ढे, स्मार्ट सिटी की बात लगातार हमारे दोनों ही तरफ से कहा जा रहा है कि भाई स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है लेकिन उसका असर नहीं हो रहा। और एक बात और, जो हमारे आम आदमी पार्टी के साथी थे दर्शन डोभाल जी, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो कह रहे थे कि भाई उन्होंने तो अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह की परिस्थितियां, और आपने सुना भी होगा उनका कमेंट। अब आप इसके बाद आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं? क्योंकि डेंगू की बीमारी हो या कोई और बीमारी हो, आज हम डेंगू की बीमारी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बात डेंगू की बीमारी तक ही सीमित है। यहां तो पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था के ढांचे की भी बात हम करना चाहते हैं कि वो ढांचा किन जगहों पर वहां पर खामी है और कहां पर सरकार को उसमें काम करने की आवश्यकता है। ये देखिए, इसमें पॉलिटिकल बातें चाहे कितनी भी हों, लेकिन अगर हम इसको देखें तो जैसे गड्ढों की बात हो रही है, वो तो आपने भी बताया था और वो सभी जानते हैं कि साफ पानी में, ठहरे हुए पानी में होता है। तो गड्ढे अपनी जगह ठीक है, अगर हैं, वो तो मैं नहीं कमेंट करना चाहूंगा कितने हैं कितने नहीं है, लेकिन उनसे तो इस डेंगू की बीमारी पर फर्क नहीं पड़ेगा। जो आप स्वास्थ्य व्यवस्था की हम बात करें तो देखिए, इसमें ना डेंगू में एक कंट्रोल प्रोग्राम होता है जो कि हर स्टेट को, हर राज्य और हर जिले में वो उस पर्टिकुलर मौसम में उसको मतलब स्टार्ट हो जाना है उस पर्टिकुलर सीजन में, जब भी डेंगू का सीजन होता है। तो अब ये जरूर विपक्ष आरोप लगा सकता है कि उसको सरकार ठीक तरीके से लागू नहीं कर रही है, लेकिन ये तो एक नॉर्मल रूटीन प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होना ही होना है उस सीजन के स्टार्ट होते होते। जहां तक बात है हमारे स्टेट की स्वास्थ्य, और हमारे स्टेट में भी ये शुरू हो चुका है। ये अलग बात है कि विपक्ष चाहे ये बोल रहे हो कि वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट होता हुआ दिख नहीं रहा है, वो पक्ष और विपक्ष की बात है, उसके बीच में मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जहां तक बात है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जैसे अगर आप खुद भी, और इस चीज को तो सभी मानेंगे कि पिछले 8-10 साल में उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो पिछले काफी समय के कंपैरिजन में बेटर हुई हैं। अच्छा। अगर आप देखें कि क्या 8-10 साल पहले हम ये सोच सकते थे कि यहाँ पे एक एम्स होगा हमारे प्रदेश में और इतने मेडिकल कॉलेजेस होंगे, जैसे कि अब 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो गई हमारी या बहुत बढ़िया हो गई, लेकिन ये बात भी सच नहीं है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ। अच्छा। पिछले 6-7 साल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में, 8 साल में काफी सुधार हुआ। एम्स ऋषिकेश जैसा प्रीमियर इंस्टीट्यूट बना है और 6-7 मेडिकल कॉलेजेस खोल के उनको शुरू किया गया है, एफर्ट लिया गया है। अभी बहुत बहुत कुछ करना बाकी है। दूरस्थ क्षेत्रों में ये अभी भी हमारी प्रॉपर हेल्थ नहीं उस तरह से पहुंच रही है जिस तरह पहुंचनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि इस बारे में कुछ नहीं हो रहा है, हो तो काफी कुछ रहा है। और वैसे जो आम आदमी पार्टी के जो हमारे प्रदीप ने बोला कि वो मतलब जो दिल्ली का मॉडल है उसमें भी कुछ गलत नहीं बोला उन्होंने, दिल्ली में उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, उससे भी हमारे प्रदेश को सीख लेनी चाहिए। इसमें कोई इस चीज में हमें नहीं करना चाहिए कि वो दूसरी पार्टी है। अच्छा। वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में भी हेल्थ में बहुत अच्छा काम होता है। बिल्कुल। कमलकांत जी, देखिए, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, कुछ कहना, दर्शन जी कुछ कहना? नहीं, शिवम जी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। देखिए शिवम, बोलिए। जहां तक अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में ऐसा नहीं कि बहुत कुछ किया जा रहा हो, ठीक है, वो अपनी बात कह रहे होंगे, डॉक्टर साहब किन संदर्भ में कह रहे हैं मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन डॉक्टर साहब को शायद ये नहीं पता
कि आज भी पहाड़ के अंदर, हमारे पहाड़ में जो गर्भवती महिलाएं, जच्चा और बच्चा, ऐसा कोई हफ्ता नहीं होता है जब कभी खेत में, सड़क में जो है या जंगल में जो है बच्चे को जन्म नहीं दे रही है, या माँ बच्चा दोनों दम नहीं तोड़ रहे हैं। और ये एक नहीं, इस प्रकार की लगातार कंटिन्यूटी में इस प्रकार की घटनाएं, और सरकार जो है स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में यहाँ विफल है। आप देखिए मरीजों को, आप देखते होंगे शिवम जी की डेली ऐसी तस्वीर आ जाती है पहाड़ से कि जो है डंडे पर किसी प्रकार से 4 लोग जो है मरीजों को इस प्रकार से दुर्गम रास्ते से, नदी खानों से ला रहे हैं। तो स्वास्थ्य सेवाएं अगर इस राज्य में आज भी बड़ी चुनौतियां हैं और नहीं हो रहा है। आपने देखा अभी कुमाऊं के अंदर एक डीएम को 2 जनपदों में जो है उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको भाग के तीसरे जनपद में हल्द्वानी आना पड़ा। ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं, वो डीएम के साथ, आम आदमी के साथ। एक बालक को वहां अभी उसने मधुमक्खियों ने काट दिया, उसको बचाया नहीं जा सका। इस प्रकार की अभी स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड में कहाँ बेहतर स्थितियां हैं। और जहां तक एम्स ऋषिकेश की बात और बात हुई, वहां पहाड़ के लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। वहां तो सब जो है बिजनौर के और पता नहीं कहाँ के लोगों का, वहां किस प्रकार से पर्वतीय लोगों के साथ बेचारों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन वो है तो उत्तराखंड में ही, वो ठीक है, उत्तराखंड में अब उसका लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये कमलेश जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं शीशपाल जी। एम्स अगर चमोली गढ़वाल में आप बनाए, आप अगर कहीं उत्तरकाशी में बनाए, पिथौरागढ़ में बनाएंगे, अल्मोड़ा, तब जाकर के इसका लाभ वहां के पहाड़ के लोगों को कमलेश जी जवाब दीजिए, तो जवाब दीजिए। अभी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं शिवम जी, वो इतनी लचर हैं कि शर्मनाक स्थिति में है इस राज्य के। कमलेश जी जवाब दीजिए। सरकार का ध्यान उस ओर है नहीं जी। कमलेश जी वो कह रहे हैं कि भाई पहाड़ पे आप क्यों नहीं बनाते एम्स, बना दीजिए, थोड़ा वहां के लोगों को भी फायदा मिल जाए। पहाड़ की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से उसका उतना क्षेत्रफल के हिसाब से जहां पे उपलब्धता है उस हिसाब से व्यवस्था की जा रही है। अच्छा। तो पहाड़ों के अंदर जो अस्पताल, पहली बार हमारी सरकार ने डॉक्टरों को पहाड़ चढ़ाया। इनके कार्यकाल में तो होता क्या था, सारे अस्पताल खाली पड़े हुए थे, कहीं मरीज इधर उधर भटक रहे थे। हमारी सरकार ने, आप ये कह रहे हैं कि खुशियों की जो सवारी है वो किसके कार्यकाल में और उसके हिसाब से कितने लोगों को अब ये तो नकारात्मक सोच की व्यक्ति है ना, ये तो देखेंगे कि कहाँ गलत हो रहा है। मतलब ठीक है, तो विपक्ष क्या अब अच्छा देखेगा क्या? कमलेश जी कैसी बातें कर रहे हैं, उनका तो काम ही है विपक्ष में, इसीलिए अगर अच्छा देख। लेकिन कहीं जब विषय, सुनिए मेरी बात सुनिए, जहां पर, अरे सुन के लीजिए, जो है स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, वो मतलब हम आरोप लगा रहे हैं। जो रियल ग्राउंड पे हो रहा है तो किस प्रकार से, आप देखिए यहाँ पर अभी अगर मैं सरकार की व्यवस्थाओं की बात करें तो अभी माल देवता में यहीं पर देहरादून से 10 किलोमीटर की दूरी पर आपदा आई, 1 हफ्ते तक रेस्क्यू नहीं हो पाया। आपदा को आप कैसे मान के चल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? आपदा आई है तो आपदा की व्यवस्था में संबंधित जिले के अंदर जो संबंधित व्यवस्थाएं थे, देहरादून में बुलाया गया। अब आपदा की स्थिति को अगर आप उससे जोड़ेंगे, डेंगू बीमारी से जोड़ेंगे तो आपका, अरे आप क्या बात करके आइए ना, अब हो गए चालू हो गए। अरे सुनिए, लड़ाई मत करिए। दर्शन जी आप कुछ कह रहे थे, आप जब शीशपाल जी बोल रहे थे तब आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए, क्योंकि हम आखिरी हिस्से में हैं, फिर मुझे कमलकांत जी के पास भी जाना है। दर्शन जी घुस करके डिबेट की दिशा बदलने वाली बात। दर्शन जी बच्चा दम तोड़ दिए। हाँ ठीक है शीशपाल जी अब बाकियों को बोल लेने दीजिए। दर्शन जी बोलिए। आंकड़ों को नहीं जुटलाया, रखिए ना आंकड़े, क्या आंकड़े कर रहे हैं आप? एक बात सुनो, आप बोलने की क्रम भी नहीं, आपके कार्यकाल में जितना, अरे अब तीसरे को भी बोल लेने दीजिए, ठीक है। देखिए अगर कार्यकाल आप यूकेडी और आपको भी मौका दीजिए, आप दोनों लोग ही, भाई ये लोग भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, ऐसा नहीं है। दर्शन जी बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? आप कुछ बता रहे थे, मैं उसके बाद चला गया था ब्रेक पे। स्वास्थ्य मंत्री कहीं ना कहीं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर उनकी अपनी पार्टनरशिप थी, उसके अंदर सरकारी दवाएं पाई गई। जमीन पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधारिए कमलेश जी। हम जमीन के स्वास्थ्य सेवाएं सुधार रहे हैं। एम्स हमारी सरकार ने दिया है, एम्स हमारे कार्यकाल में बना है। आप क्या बात कर रहे हैं? आज जो स्वास्थ्य की सुविधाएं, आप देखिए स्वास्थ्य की सुविधाएं जितनी भी हमारे 108 हमारे कार्यकाल में हुई है। आप देखिए ना, आपने किया था 108 किसके कार्यकाल में हुई? खुशियों की सवारी किसके कार्यकाल में हुई? आप ये बताइए ना। कमलेश जी, शीशपाल जी, ठीक है, आप लोग अभी तू मैं वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इसका, कोई मतलब नहीं है इसका सर। दर्शन जी बोलिए, आप इनका आवाज कम करिए अगर संभव है तो। मैं कह रहा हूं आप बोलने दीजिए ना तीसरे को भी। ठीक है, आपने कह दिया। दर्शन जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि मैं आखिरी हिस्से में हूं कार्यक्रम के। ठीक है कि डेंगू को लेकर मैं आखिरी कमेंट आपसे चाहता हूं, ये ठीक है। हाँ दर्शन जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए अनम्यूट कर लीजिए दर्शन जी।
पहली बार बैठ रहा हूँ और आप मुझे मौका नहीं दे रहे सर। जैसे ही मेरे को बोलना शुरू कर दिया आपने ब्रेक ले लिया और अब आप बोल रहे हैं फाइनल कमेंट। तो हम काय के लिए यहाँ पे बैठे हैं सर? नहीं बोलिए बोलिए। व्यवस्थाओं के ऊपर कांग्रेस बीजेपी क्या बोलेगी सर? इन्होंने दोनों ने भ्रष्टाचार किया है। मैंने आपको जो बताया था अभी कि वहाँ पर जो व्यवस्था मैंने, अरे आपके स्वतंत्र जैन दिल्ली वाले हैं, स्वतंत्र जैन तो मुझे ना आपको अरे क्यों नहीं देंगे? यहाँ तो कुछ है भी नहीं, यहाँ कहाँ जाएंगे आप? यहाँ तो आपको नकार दिया है, आम आदमी पार्टी को तो नकार दिया है ना उत्तराखंड में। आपका तो यहाँ कुछ होने वाला है नहीं। अरे हथियार क्या है? आपने आपकी स्थिति अगर देखी जाए तो आप तो नमस्कार है आपका तो आपकी अलगाववादी नीति है। कमलेश जी बोलने दीजिए, कमलेश जी कुछ सुन लीजिए। व्यवस्थाओं को सुधारा है जिन्होंने नया। अरे आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था में देखिए दाइयां पड़ रही है उसके अंदर। आपके जो मोहल्ला क्लिनिक हैं उसमें दाइयां बिल्कुल आएंगे। कमलकांत जी आपसे एंड करूंगा मैं। मोहल्ला क्लिनिक विदेश हो जा रहे हैं, आपके नेता वहां जा रहे हैं इलाज कराने के लिए। अच्छा मोहल्ला क्लिनिक में जा रहे हैं हमारे नेता इलाज कराने। वाह वाह। आपकी इंदिरा हृदय कहाँ गई थी इलाज कराने के लिए? आपकी इंदिरा हृदय कहाँ गई? इंदिरा हृदय जी तो दर्शन, अरे वो आम आदमी पार्टी से हैं भाई। उन्होंने तो वहां समय आकर के इंदिरा हृदय कांग्रेस। मैं बात कर रहा हूँ सर। देखिए सर, मैं वो चीज कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। मैं जो देहरादून अस्पताल का देखा देखिए डाइवर्ट करना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि बोलने वाला चीज बोलने वाला तो कोई बोल नहीं सकता है। मैंने झेला है। मैंने कह रहा हूँ 3 साल तक इन्होंने वो कवर टेक के जिससे बदबू आती है, जब हम डोनेशन करने वहां जाते हैं, ब्लड डोनेशन करने जाते हैं, इन्होंने नहीं दिया होगा। मैं लगाता हूँ मेरे 100 लोगों को लेके जाता हूँ वहां पकड़ के और वहां पर मैंने शिकायत बोला साहब करा देंगे। और सुनिए सर, मैं आपसे बात करूंगा। आपको कवर करने चेंज करने में सफल देने आएंगे जो गंदगी आपने फैला रखी है अस्पताल के अंदर, वो गंदगी साफ करने सफल देने आएंगे आपके पास। हाँ बोलिए आप कमलकांत जी बोलिए, मुझे एंड करना है, मुझे खत्म का समय। अस्पताल के अंदर हम कल फिर डिबेट कर लेंगे इस पे, हम फिर करेंगे, आपको बुलाएंगे दर्शन जी। कमलकांत जी मैं माफी चाहता हूँ, आपको मैं समय कम दे पाया। कमलकांत जी बोलिए। सारे इनके जितने भी लोग हैं बाहर के रखे हुए, कमलकांत जी आप आखिरी कमेंट करिए, ये बोलते रहेंगे, आप बोलिए। दर्शन जी आपकी आवाज आ गई अब ना, बोल लिया आपने, बोल लिया आपने। अब सुन लीजिए एक और हमारे साथ भी मेहमान, ऐसा नहीं अकेले आप ही। अरे इनकी आवाज बंद करिए। कमलकांत जी बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? आखिरी मेरे पास समय नहीं, 1 मिनट का समय। सर मैं एक्चुअल फिगर पर बात करना चाहता हूँ 1 मिनट। एक तो पहले से एम्स जरूर बना है तो उत्तराखंड की जनसंख्या भी बढ़ी है और उत्तराखंड में इतने 5-6 सालों में बीमारी का चैलेंज भी बढ़ा है। और दूसरा रहा स्वास्थ्य सेवाओं को, आपको एक छोटी सी बात सुनिए, हाई कोर्ट ने उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं पर क्वेश्चन उठाया है और कोरोना काल में डांटा है कि कितनी खराब व्यवस्था रही है उत्तराखंड में। अरे कोरोना काल में जो हमारी सरकार ने किया है, वैक्सीनेशन क्या है पूरी, और अपने नहीं पड़ोसी मुल्कों में क्या, आपकी स्थिति खराब, आपके ऑक्सीजन की जो कमी हुई थी उसके बाद ही हमने प्रत्येक किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। हमारी सरकार ने अब 3rd डोज लग गई है, 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया है भारतीय जनता पार्टी ने। क्या बात कर रहे हो आप? 200 करोड़ रुपए, तीसरी डोज बूस्टर लग रही है ना, तीसरी डोज। आपके कार्यकाल, आप अन्य कार्यकालों की तुलना में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से हमारी आज पूरा प्रदेश पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त कर रहा है, कोरोना काल के टाइम पे। अब मेरे पास समय नहीं है, बहुत माफी चाहूंगा मैं आप लोगों से। आप बहुत माफी चाहूंगा, मैं फिर कर लूंगा इस पे डिबेट। मैं देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से दंगल करा दूंगा। आप अभी मुझे माफ करिए, मेरे पास समय की बड़ी बंदिश है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और हम इस पे जरूर बात करेंगे। उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर हम जरूर देवभूमि के दंगल में बात करेंगे। और ये जो तमाम लोग अलग अलग तरीके से आरोप लगा रहे हैं, इस बार मैं रिपोर्ट्स भी आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग जिलों में, उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में कहां कहां क्या स्थितियां हैं स्वास्थ्य विभाग की। मैं ग्राउंड रिपोर्ट के साथ बात करूंगा क्योंकि ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सिर्फ डिबेट में करने से नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर जिले में आपको स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट दिखाऊं और समझा पाऊं कि क्या जमीनी हकीकत है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, टशन का जश्न।